लेक्चर नंबर अबू बकर खुद ही देख लेना यार, ये बच्चों को नहीं पता, ख्याल नहीं चलेगा, कोई और भी कंफर्म कर दे। 66 अच्छा पता नहीं शायद। अच्छा जी आ जाए भाई, आज मैं कल वाला रिवाइज करें जरा, पेज नंबर 23। पहले जरा वो न्यूमेरिकल निकाल लें बिजनेस वाला। चलें ठीक है, ये रिवाइज कर लें यार, छोड़े। अच्छा इसमें ना भाई अब पेपर में जो सवाल आने में कहा था उस पर थोड़ी डिस्कशन करेंगे। अच्छा एक बात आपसे कर दूं, ये आईकेप की किताब में ना कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं जो कि ये टॉपिक ऐड हुआ है उसमें दी हुई हैं। मेरे ख्याल से वो हेडिंग्स जो है वो मुनासिब नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा हेडिंग्स को चेंज किया है। लेकिन अगर वो उन हेडिंग्स को सामने रखते हुए सवाल बनाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। हमारी किताब में और आईकेप की किताब में सारी हेडिंग्स सेम है, सिवाय इसके कि आईकेप ने टैक्स सर्विसेज की एक ही हेडिंग दी है। समझ आ गई बात? बस ये थोड़ा सा फर्क है। हमारी किताब में मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छी हेडिंग थी, लेकिन आईकेप की किताब में मैं कल देख रहा था उसने सिर्फ एक ही हेडिंग दी है, क्या? टैक्स सर्विस। तो कभी टैक्स सर्विसेज 5-6 नंबर का आ गया तो आप ये बातें भी लिखाइएगा टैक्स सर्विसेज होती क्या है, और टैक्स सर्विसेज में जो थ्रेट का लेवल चेक करना है वो भी लिखाइएगा। तो ये अगर 5-6 नंबर का आता है तो ये दोनों बातें लिख के आइएगा। पहली बात मेरी मुकम्मल होगी। दूसरी बात, एक चीज थी जिस पे कल जाते जाते मैंने फोकस नहीं किया था, मैंने कहा अब उसको आज डिस्कस कर लें। ये दो सवाल आ सकते हैं अलग अलग। एक है टैक्स बनाना, एक है टैक्स कैलकुलेट करना। टैक्स रिटर्न बनाना, एक है टैक्स कैलकुलेट करना। ये काम दो अलग बंदों से भी आप करवा सकते हैं। क्या मतलब? आपने टैक्स कैलकुलेशन किसी और से करवा ली और रिटर्न जमा कराना पीछे एक फॉर्मेलिटी है, जो आपने पोर्टल के ऊपर जाना है, एफबीआर के वेबसाइट वगैरह खोलनी है और अपलोडिंग वगैरह करनी है, तो ये रिटर्न बनाना एक अलग चीज है। एक है टैक्स कैलकुलेशन करवाना, जो वर्किंग वन वगैरह हम करते थे। तो वर्किंग वन करना टेक्निकल काम है या रिटर्न अपलोड करना टेक्निकल काम होगा? वर्किंग वन करना। इसलिए ये जो था ना ये वाला एरिया, इस एरिया का सवाल अलग से आ सकता है। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन में एक ही हेडिंग है, ऑल ऑडिट क्लाइंट्स, और टैक्स कैलकुलेशन में 3 हेडिंग्स हैं, ऑडिट क्लाइंट्स, नॉन पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट। अब ब्रॉडली जो हमारी हेडिंग बनी ना, जो सवाल आने के एतबार से मैं बात करूं, वैसे मेरे ख्याल से अगर सवाल आया तो काफी चांस है कि इन दोनों में से सवाल आ सकता है। लेकिन बहरहाल ब्रॉड हेडिंग्स को अगर मैं स्काई ब्लू सिग्नल दूं तो ब्रॉड हेडिंग मोहतरम 3 है। अगर टैक्स सर्विसेज का सवाल आया तो ये 5-6 नंबर का सवाल आ सकता है। टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन का सवाल आया तो ये अलग सवाल है, 3-4 नंबर का आ सकता है। और अगर टैक्स कैलकुलेशन का सवाल आया, प्रिपरेशन नहीं रिटर्न, टैक्स कैलकुलेशन, तो ये 3 ब्रॉड हेडिंग्स है। स्काई ब्लू से जरा इसको हाईलाइट कर लें। तो ये अलग अलग आपने देखनी है और सवाल जो भी आएगा पेपर में आपने इन हेडिंग्स को ढूंढना है। क्लियर? जल्दी किताब निकाल। आपकी वो किधर आई थी? अच्छा अच्छा, चलें जी आगे। एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन 9? डू शेयर प्लीज। नए तरीके से ट्राई करते हैं सवाल, पेज 202। नए तरीके से सवाल सॉल्व करने का कोई तरीका बता दें जाते जाते। सेल से चलते हुए अलाउड खर्चे माइनस करने हैं। अगर आप इजाजत देते हैं मैं तो यहीं सॉल्व कर देता हूं, मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं। अच्छा जी मैं सेल से चलता हूं, पेज नंबर 202। सेल कितनी है मेरी? 70। क्या टैक्स वाले 3 रुपए की रिपेयर माइनस करने देंगे? क्या टैक्स वाले फाइन टू गवर्नमेंट माइनस करने देंगे? क्या टैक्स वाले इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन माइनस करने देंगे या रेंटल माइनस करने देंगे? ये वाला 13। क्या टैक्स वाले अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस करने देंगे या टैक्स वाले टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करने देंगे? टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करने देंगे। कितनी? फिलहाल मैं सेल से चल रहा हूं। सेल से अगर मैं चलूं, या नई बात कर रहा हूं, सेल से अगर चलूं तो ये गेन इस 70 में ऐड हो, नहीं 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 नहीं, ये गेन इस 70 में ऐड नहीं हुआ। तो इसलिए इस 6 की टेंशन मत लें फिलहाल। ये आपकी कौन सी इनकम आ गई? इनकम फ्रॉम बिजनेस। कोई चीज मिस तो नहीं है ना? सारी चीजें आ गई। सेल से चलते हुए टैक्स वाले रिपेयर माइनस करने देंगे, फाइन टू गवर्नमेंट माइनस, इंटरेस्ट और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की जगह रेंटल माइनस करने देंगे, और अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन की जगह डन। व्हाट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस? 49। दिस इज माय इनकम फ्रॉम, एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन इज स्ट्रेट अवे 6। ये तो गिवन है। इसको उल्टाया क्यों नहीं? वैसे उल्टी नहीं, फिगर उल्टानी नहीं है। ये जो मेथोडोलॉजी है ना नई वाली, इसमें फिगर उल्टानी नहीं है। और कभी अकेले में बैठ के सोचिएगा, ये ज्यादा आसान है, ये तरीका ज्यादा आसान है कि ये तो सीधा सीधा है। असल में उसमें ना उल्टाना,
उस चीज उस तरीके से आप यूज टू हो गए हैं, बट दैट वाज बिट टफ। ये जरा आसान सा तरीका है। तो इसमें आपने सिर्फ सेल से चलना है और वो कौन से खर्चे माइनस कर देने हैं जो माइनस करने की इजाजत है। अच्छा, कैपिटल गेन को मैंने क्यों नहीं टच किया था? इसलिए मैंने टच नहीं किया था कि सेल के अंदर ना पड़ी नहीं हुई थी, तो मैंने टच नहीं किया, लेकिन इन द एंड मैंने लिख लिया कैपिटल गेन इनकम। ये तो बिजनेस ये आ गया, कैपिटल गेन इनकम ये आ गया, और सॉरी ये तो वो उस तरीके से, ये आसान तरीके से बिजनेस कैपिटल गेन एंड दैट इज माय टैक्सेबल इनकम। डन। अच्छा, अब हमारा वो सवाल उसी जगह है कि हमने पुराने तरीके से चलना है या नए तरीके से। उसका जवाब सुन लें, हमेशा आपने पुराने तरीके से चलना है। नए तरीके से आपने कब चलना है? नए तरीके से आपने कब चलना है उसकी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं, एक दो चैप्टर 19 के अंदर, जिसमें हमने सेल से चलते हुए कहा था फिगर्स माइनस किया करेंगे। तो ये एक सवाल है डॉक्टर सोना वाला, क्वेश्चन नंबर 14। आप पता नहीं वेट करेंगे चैप्टर 19 सर खोल लेंगे, फिर उसके बाद हम खोलेंगे। मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ चीजें, आप उस टाइम को यूज करें। बेटा भी रोटी आने में 1 मिनट है जी। अम्मी बिल्कुल, मैं चैप्टर 4 में जरा नजर मार लूँ। अच्छा बेटा ठीक है। क्वेश्चन 13 आउट स्टेशन वाले खाना खाने के बाहर, अभी जी 15 मिनट लगेंगे खाना खाने में। अच्छा चलो ठीक है, मैं जरा किताब पर। डॉक्टर सोना इज अ लीडिंग आई स्पेशलिस्ट। अच्छा यार, ये इसकी रिसीट्स वगैरह दी हुई हैं, ये इसके खर्चे वगैरह दिए हुए हैं, रेंट ऑफ क्लिनिक। ये सवाल इंशाल्लाह मैं कराऊंगा, आपको पता होता है सवाल दे दिया जाता है, फिर सैटरडे या मंडे वाली क्लास में डिस्कस हो जाता है। तो ये सेल है और ये इसके खर्चे वगैरह हैं, ठीक है। तो अब इसमें प्रॉफिट नहीं निकाला हुआ, होना ये चाहिए था सेल में से खर्चे माइनस करता और प्रॉफिट देता। तो सेल में से खर्चे वगैरह माइनस नहीं किए, प्रॉफिट नहीं दिया। तो प्रॉफिट नहीं दिया तो इस सवाल में इंशाल्लाह हम सेल से चलेंगे, सेल से स्टार्ट करेंगे। लेकिन सेल से स्टार्ट करेंगे, नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, सेल से स्टार्ट करेंगे क्योंकि नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ। तो बता दें जी कब न्यूमेरिकल सेल से स्टार्ट किया करेंगे, अगर नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, वरना वो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करें। वही एक नॉर्म है, उससे हटे मत। सही है। अच्छा, एक और सवाल आपको दिखाता हूं, इसमें भी हम सेल से स्टार्ट करेंगे मजबूरन। ये देखें पेज 379, पेज 379 पे पॉइंट 3, पेज 379 पे सफे के एंड पे पॉइंट 3, जहां स्टार्टेड अ ट्यूशन सेंटर फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंस इन अ पोस्ट लोकेलिटी। ट्यूशन सेंटर तो फिर बिजनेस है आपका। अब देखें सेल दी हुई है, ट्यूशन सेंटर से कितने आया? ट्यूशन सेंटर जहन में ले आए ना कि उसकी सेल क्या होती होगी, खर्चे क्या होते होंगे, कोई खर्चे वगैरह दिए हुए हैं, और बस अब प्रॉफिट नहीं है तो लिख लें प्रॉफिट नहीं है इधर भी, तो बिजनेस का न्यूमेरिकल सेल से सॉल्व करेंगे, सेल से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट 3 के साथ स्टार डाल के लिख लें। प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, नेट प्रॉफिट, तो इसलिए न्यूमेरिकल सेल से स्टार्ट करेंगे, वो ज्यादा आसान होता है। सेल से चलते से अलाउड खर्चे माइनस करने हैं। ओके चलें भाई, आप हजरात का इंतजार हो रहा था, आ जाएं। किधर है यार चैप्टर 13? टू 74 पे आज। सेक्शन 41 एग्रीकल्चरल इनकम। अब साथ वाले को जगा दें, इसका न्यूमेरिकल भी आज हमने करना है। एग्रीकल्चरल इनकम डिराइव्ड बाय पर्सन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ये तो हमें पहले ही पता था, चैप्टर 13 का पहला सफ़ा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम? एग्रीकल्चरल इनकम मींस एनी रेंट और रेवेन्यू। रेंट और रेवेन्यू ये होता है कि रेंट ये होता है कि आपने अपनी ज़मीन जो है वो ठेके पे दे दी। तो यानी कि आप मिसाल के तौर पे आला तालीम हासिल करने के लिए लाहौर आ गए हैं और आपके सरगोदा के अंदर जो है वो ऑरेंजेस के बाग है। अब आपने क्या किया, आपने कहा उस बाग की देखभाल मैं तो कर नहीं सकता और गांव के बच्चे भी तेज हैं, तो इसलिए मैं तो कुछ कर नहीं सकता, तो आपने वो किसी को रेंट पे दे के आ गए। तो अब आपको जो बाग का किराया आ रहा होगा, तो ऑब्वियसली वो ज़मीन यूज़ करने का जो किराया आ रहा होगा वो आपकी इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर होगा। तो एनी रेंट और रेवेन्यू, रेंट ये है कि आपको किराया आ रहा है और रेवेन्यू ये है कि आप खुद काश्त कर रहे हैं। रेवेन्यू ये है कि आप खुद काश्त कर रहे हैं और रेंट ये है कि आपको किराया आ रहा है। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं दो, ये लैंड पाकिस्तान में होनी चाहिए और एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ होनी चाहिए। अगर इन दो शर्तों में से एक भी फुलफिल नहीं होगी तो आपकी इनकम माफ नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आपकी लैंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर है तो आपका एग्रीकल्चर इनकम माफ नहीं है। अगली मिसाल, अगर आपकी लैंड तो पाकिस्तान में है लेकिन उस पर खुद ब खुद जड़ी बूटियां निकल आती हैं, जिसको खुदरो जड़ी बूटियां कहते हैं, खुद ब खुद जड़ी बूटियां निकल आती हैं, वो आपने उतार के बेच दी, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज नहीं है। एग्रीकल्चर पर्पस होता है मेहनत करना, बीज बोना, ये लिख सकते हैं एग्रीकल्चर पर्पस, मेहनत करना, बीज बोना। मेहनत करना, बीज बोना जरूरी है। अगर बीज बोए बगैर कोई फसल ऐसी निकल आई तो उसको आप बेच देंगे, ये आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। मेहनत करने वाले को ये बेनिफिट अवेलेबल है।
टेस्ट ना देने वाले को बेनिफिट अवेलेबल नहीं है। ओके, पॉइंट बी, बड़े मौके पे पहुंचे, भी हमने सादा सी बात की है, जल्दी बैठ जाओ। अच्छा बैठे हुए हो। पॉइंट बी, पहले मैं पॉइंट्स चलें ठीक है। पॉइंट बी, एनी इनकम रिसीव्ड बाय, कोई भी इनकम जो रिसीव कर रहा है अ पर्सन फ्रॉम अ लैंड इन पाकिस्तान, सिचुएटेड इन पाकिस्तान फ्रॉम एग्रीकल्चर। पॉइंट बी वन कोई कुछ नहीं है, ये रेपिटेशन है पॉइंट ए की। एनी इनकम रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम अ लैंड इन पाकिस्तान फ्रॉम एग्रीकल्चर, इट इज रेपिटेशन। बी का 2, ओके, ये क्लब से रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, ये होता है सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर मिसाल के तौर पे गांव का चौधरी ने कहा है कि मेरे पास एक मशीन है, मशीन जिससे फसल की सफाई, फसल की थ्रेशिंग हो सकती है। तो मेरे पास एक मशीन है जिससे फसल की सफाई, फसल की थ्रेशिंग हो सकती है। तो ऐसा है कि आपने फसल काश्त की है 50 मन, आप मिसाल के तौर पे रशीद हैं, आप रशीद हैं, आपने फसल काश्त की है 50 मन। अब 50 मन जब फसल आई, आपने उसको काश्त किया, और काश्त करके वो फसल जब काटी आपने, तो उसकी सफाई कुछ करनी पड़नी थी। तो वो सफाई कुछ मशीनों से होनी थी, तो आपके पास इस काबिल नहीं थे आप कि सफाई किए बगैर उसको बाजार में जाके बेचते। तो आपने क्या किया, आपने सफाई करने के लिए, उसकी थ्रेशिंग करने के लिए, या कोई भी कटिंग करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, कटिंग करने के लिए भी मशीनें आ गई हैं, कटिंग करने के लिए मशीन आपने चौधरी साहब से, मिसाल दे रहा हूँ, चौधरी साहब से गाँव के जाके ले ली, भाई आपके पास मशीन है, आप मुझे दे दें, लेकिन एक शर्त है, आपने उसको बदले में फिर पैसे नहीं देने, आपने उसको बदले में फसल देनी है। तो 40 मन फसल उतरी, 5 मन आपने फसल उसको दे दी, तो वो 5 मन जो फसल आपने उसको दी, वो उसकी भी एग्रीकल्चर इनकम है, और उसको भी इसी एक्टिविटी का पार्ट समझा जाएगा, चौधरी साहब की जो इनकम को, और चौधरी साहब की इनकम भी माफ कर दी जाएगी, उनको इस इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। तो सर्विस प्रोवाइडर ने आके सर्विस दी, लेकिन एक शर्त है, आपकी जमीन थी, आप रशीद हैं, आप चौधरी साहब के पास गए, तो रशीद साहब को चाहिए कि चौधरी साहब को बदले में फसल देंगे, बदले में चौधरी साहब को आप जो है वो पैसे नहीं दे सकते। अगर पैसे दे देंगे तो चौधरी साहब की इनकम माफ नहीं है। 50 मन फसल थी, 5 उनको दे दी, 45 अब आपकी है। द परफॉर्मेंस बाय कल्टीवेटर, अभी छोड़े जरा, द परफॉर्मेंस बाय गांव का चौधरी, द परफॉर्मेंस बाय, अच्छा ये गांव के चौधरी का नाम क्या अजीब सा रखा है, रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, ये क्यों नाम रखा है इसका, रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, ये मुश्किल सा नाम है इसका, लेकिन आसान सा कॉन्सेप्ट है। और ऊपर इसका हमने जो पेपर में कॉन्सेप्ट समझने के लिए नाम रख लिया, वो रख लिया सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन जो इसका असली नाम है वो है रिसीवर ऑफ रेंट। ये किराया रहता है, किराया किस फॉर्म में लेते हैं, इन काइंड। द परफॉर्मेंस बाय रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ अ प्रोसेस, अबे तूने क्या प्रोसेस परफॉर्म किया रे, एम्प्लॉयड प्रोसेस, एम्प्लॉयड किया, क्या एम्प्लॉय क्या होता है, किया काम, बस, और क्या मतलब होगा एम्प्लॉयड का, और प्रोसेस किया फॉर टेकिंग द प्रोड्यूस टू मार्केट। उर्दू में लिखें, ऐसा काम है जिसके बगैर फसल मार्केट जा ही नहीं सकती थी, ऐसा काम है जिसके बगैर फसल मार्केट जा ही नहीं सकती थी। अच्छा ऐसे ना कई काम होते हैं जिसके बगैर फसल मार्केट जा ही नहीं सकती। इधर बैठे हुए कुछ लोगों को तो आइडिया होगा, लेकिन कुछ लोगों को शायद आइडिया ना हो। अब ये क्या है, अखरोट है, बोले बोले अखरोट है, अखरोट। अच्छा ये जो अखरोट है ना, अखरोट, तो उसके बाहर जो है ना, ये जब दरख्त से लटका होता है, तो ये दरख्त की शाख है, तो बाहर एक ग्रीन कलर का एक पैकिंग होती है इसकी। ये कितने लोगों को पता है, और कितने लोगों को आज पता चला है, ठीक है आज पता चला है। तो ग्रीन कलर की एक पैकिंग होती है। अब ऑब्वियसली लोगों को, आप लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता थी ये बात। अब कोई बंदा ये कहता है कि जी मैंने अखरोट लगाता हूँ और मेरे बाग हैं अखरोटों के, तो अब ऑब्वियसली आपने इस फॉर्म में कभी नहीं अखरोट देखे होंगे कि बाहर ग्रीन जो है खोल चढ़ा हुआ है, आपको तो यही अंडरस्टैंडिंग थी। तो क्या इसके ऊपर कोई ऐसा काम हुआ है जो बाजार लेके जाने के लिए जरूरी था? तो मतलब बाजार लेके जाने से पहले ये ग्रीन खोल आपको उतारने पड़ेंगे, और कुछ लोगों ने कहते हैं हमने देखे भी नहीं आता ग्रीन खोल, तो आज जाके ये लोग यूट्यूब के ऊपर देखेंगे, तो ग्रीन खोल उतारने पड़ेंगे और उतार कर बाजार आपको लेके जाना पड़ेगा। तो बताएं कुछ फसलों में क्या ऐसा होता है कि काम जरूरी हो बाजार लेके जाने से पहले, कुछ फसलों में नहीं जरूरी होता, जैसे माल्टे हैं। अब माल्टे तो सब नहीं देखे होंगे, माल्टे से दरख्त से उतरते हैं और बाजार चले जाते हैं, उसके दरमियान में शायद कोई ऐसा काम नहीं करना पड़ता। ये किस काम की बात हो रही है, ये जरा बताइएगा, मैंने उर्दू में आपको लिखवा तो दिया है, ये किस काम की बात हो रही है, फॉर टेकिंग द प्रोड्यूस टू, ये काम जरूरी था मार्केट में चीज लेके जाने के लिए, वरना मार्केट वाले इसको इस फॉर्म में एक्सेप्ट ही नहीं करते, इसके अलावा वाली फॉर्म में। अच्छा ये काम आपने किससे करवाने, ये काम आपने किसी सर्विस प्रोवाइडर से करवाना है, वो आपको सर्विसेज दे देगा, वो जो काम करके देगा वो सर्विस प्रोवाइडर का नाम होगा रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। ओके, ये कल्टीवेटर जरा मैंने काटा हुआ लफ्ज,
आगे चलें। अच्छा अब बता दें जी 45 मन फसल किसके पास है? रशीद के पास, जिसकी अपनी जमीन है। और 5 मन फसल किसके पास है? चौधरी साहब के पास। अब अगला काम क्या होगा? अब ये 45 मन बाजार में जाके बेचेगा और 5 मन वो बंदा बाजार में जाके बेचेगा। क्लियर? तो वैसे तो सूली तौर पे ये माफी बनती है इनकम, लेकिन कुछ लोगों ने ना ऐसे ही लॉ मेकर को तंग करने के लिए सवाल पूछा कि 45 मन फसल जब काटी तो टैक्स नहीं देना, लेकिन अगर बेच दी तो टैक्स देना। लॉ मेकर ने कहा यार जान दे, इतना बारीकी से ना सोचा कर, ठीक है, वो माफ होगी। या कुछ लोगों ने पूछा अच्छा 5 मन जब हमने चौधरी साहब को दी तब तो माफ है, अगर चौधरी साहब आगे बेचते हो, भाई बेचनी है उसने, घर में तो नहीं इस्तेमाल करनी, उन्होंने भी बेचनी है आगे। तो जो बारीकी से सोचते हैं उन्होंने लॉ मेकर से 2 सवाल पूछा। फसल 45 मन कटी, वो रशीद की है, वो कटना कट के उसे खुशी आई, वो खुशी पे टैक्स है? नहीं। वो बेच दी, उस पर भी टैक्स नहीं। नेक्स्ट, वो 5 मन आपने चौधरी साहब को हैंड ओवर की, उस चौधरी साहब को मिल गई, वो भी माफ है। आगे उन्होंने जाके बेच दी, वो भी माफ है। तो अब कुछ भी नहीं पॉइंट 3 में बात करा सिवाय किसके? सेल की। अब आपने उसको बाजार जाके क्या कर दिया? बेच दिया बस। सेल, कल्टीवेटर ने कितनी सेल की है? 45 मन। और 45 मन, और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ने कितनी सेल की है? 5 मन। तो द सेल बाय कल्टीवेटर और सेल बाय रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड ऑफ अ प्रोड्यूस, वो जो अखरोट है समझ लें, और विच नो प्रोसेस इज परफॉर्म्ड, इन अखरोटों पे कोई प्रोसेस परफॉर्म नहीं हुआ, अदर देन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव। ये कौन सा प्रोसेस है? अदर देन प्रोसेस डिस्क्राइब्ड अबव। बोले बोले बोले। अब ये बात सुन लें अगली। अगर ये बंदा इन अखरोटों को तोड़ के, उसमें से गिरी कहते हैं आप लोग, अगर ये अखरोटों को तोड़ के इनमें से गिरी निकालना शुरू कर दे और फिर बेचे तो ये मारा जाएगा, फिर इसकी इनकम माफ नहीं हो सकती। आपने सिर्फ उसको इस काबिल करने के बाजार लेके जाके बेच सकते हैं। तो ये फसलों वाले सारे इसी तरह करते हैं, चीज को एज इट इज बेच देते हैं। ये जो माल्टों का बाग है किसी का, और माल्टे जो है वो आपके आए, तो माल्टे 1000 दर्जन आपके माल्टे है, 1000 दर्जन माल्टों को आप बेच दें। अगर उन माल्टों का जूस निकाल के आप डायरेक्ट बेचने लगे तो फिर गड़बड़ है। फिर उनके लिए एक और चीज है, वो मैं बताऊंगा, वो एक बेनिफिट अलग है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने क्या करना है बोले? इन्होंने एज इट इज बेचना है। हाँ, थोड़ा बहुत काम करने की इजाजत है। वो क्या काम करने की इजाजत है? ग्रीन मटेरियल को उतारने। और क्या नहीं कर सकते? खोल के ग्रीन निकाल के बेचने लग जाए, ये करने की इजाजत नहीं है। डन। तो अच्छा जी, अब बच्चे आके ना अक्सर सवाल पूछते हैं परफॉर्मेंस और सेल, इन दोनों में क्या फर्क है? वो मैंने बता दिया है। किसी बारीक बीन ने सवाल पूछा था लॉ मेकर से कि भाई जब उसने सर्विस परफॉर्म की तो 5 मन चौधरी साहब के घर में ढेरी लग गई, क्या उसका टैक्स लगेगा? नो, परफॉर्मेंस पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगला सवाल किसी पूछने वाले ने पूछा, जब उनके घर में ढेरी लग गई, उन्होंने जाके बाजार बेच दी, टैक्स लगेगा? तो सेल के वक्त भी टैक्स नहीं लगेगा और सर्विस परफॉर्म करते हुए भी टैक्स नहीं लगेगा। असल में वही चीज जो सर्विस परफॉर्म की है, वही तो चीज जाके बाजार में बेच रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट, अच्छा अक्सर जो है वो लैंड होती है एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर लैंड है, इसके ऊपर जो है वो बिल्डिंग भी बनाई होती है लाल कलर के पेंट करके। तो ये बिल्डिंग भी बनाई होती है कई दफा एग्रीकल्चर लैंड के साथ। इस बिल्डिंग की अगर 3 शराइत पूरी हो जाए तो इस बिल्डिंग का किराया माफ है। मिसाल के तौर पे आपका एक बाग है, आपका एक बाग है, आपकी समानी उम्र में लिखा जाएगा आला तालीम हासिल करने के लिए बरकत मार्केट के पास आ गए थे। तो आपके बाग में लैंड भी आप किराए पे दे आए, बिल्डिंग भी किराए पे दे आए। अब बिल्डिंग का किराया आपको जो आ रहा होगा वो भी माफ है, वो इनकम प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा अगर 3 शराइत पूरी हो जाए। एक शर्त ये है कि ये बिल्डिंग स्टोर हाउस के तौर पे यूज हो, यानी जो फसल है वो इस बिल्डिंग में रखी जाए बारिश से बचने के लिए, किसी और चीज के लिए, स्टोर हाउस के तौर पे यूज हो। दूसरी ये शर्त है कि ये बिल्डिंग जो है वो इसके लैंड के करीब करीब होनी चाहिए, लैंड से दूर नहीं होनी चाहिए। पता चले लैंड इधर है आपकी पत्तों की और मियां वाली के अंदर आपने बिल्डिंग खरीदी हुई है, ये नहीं। लैंड और बिल्डिंग आपस में क्या होनी चाहिए? करीब करीब होनी चाहिए। और तीसरी ये चीज के या ये कल्टीवेटर के इस्तेमाल में आ रही हो या चौधरी साहब भी इसमें फसल रखवा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। तो हर सूरत के अंदर इस बिल्डिंग की इनकम माफ है अगर कितनी शर्तें पूरी हो जाए? 3 शर्तें पूरी हो जाए। बिल्डिंग किसी दुकानदार को नहीं देनी कि वो कहां करे ना जनरल स्टोर खोल ले। बिल्डिंग आपने किसी जो है वो बंदे को नहीं देनी कि तुम रह लिया करो इधर आप। हाँ, कोई गार्ड रखा हुआ सिक्योरिटी के लिए, वो अलग बात है। तो बिल्डिंग के कितने मकासद हैं जी? 3। अगर 3 शराइत पूरी हो जाए, तीसरी के बाद एंड लिखा होना चाहिए असल में। अच्छा, अगर 3 शराइत पूरी हो जाए तो ऐसी सूरत में बिल्डिंग का किराया भी क्या होगा? माफ होगा। इनकम फ्रॉम बिल्डिंग यानी रेंट फ्रॉम बिल्डिंग, रेंट फ्रॉम बिल्डिंग इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम। कभी कभी लिख लिया करें, कुछ नहीं होता, ऐसे भी याद रह जाता है। इस पुराने तजर्बे की बुनियाद पे लिखता हूं, बच्चे सवाल पूछते हैं फिर इधर ही चीज लिखवा दी जाती है। रेंट फ्रॉम बिल्डिंग इज ऑल्सो बोले इफ बिल्डिंग इज ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ। अच्छा, इसमें थोड़ी सी ना लॉ में बारीकी है, ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड। इस चक्रों में ना आपने व्हाट्सएप ग्रुप में कोई सवाल पूछने हैं ना इन चक्रों में पढ़ना है, बस ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड को उसको समझ लें, इसमें ज्यादा बारीकी में जाइएगा। ओन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय कल्टीवेटर और, तो किसके इस्तेमाल में बोले? या कल्टीवेटर के इस्तेमाल में या रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड के इस्तेमाल में। या चौधरी साहब भी फसल रख सकते हैं और खुद कल्टीवेटर भी इसमें फसल रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। हम लाहौर में बैठे हुए हैं, हमने जमीन किराए पे दे दी हुई है, कल्टीवेटर भी अपनी फसल वहीं रख रहे हैं और चौधरी साहब भी अपनी फसल वहीं रख रहे हैं, हमें मजे से लाहौर में किराया आ रहा है, ये हमारी इनकम माफ है। बिल्डिंग इज लोकेटेड इन द इमीडिएट
विसिनिटी ऑफ लैंड, बिल्डिंग और लैंड आपस में करीब करीब है। और लैंड कौन सी किस मकसद के लिए यूज हो रही है लैंड, वो तो पहले भी लिखा हुआ था। बिल्डिंग इज यूज्ड एज अ स्टोर हाउस, एज अ ड्वेलिंग, ड्वेलिंग और स्टोर हाउस है। चार नाम सुन लें, ड्वेलिंग हाउस, स्टोर हाउस, आउट बिल्डिंग। आउट बिल्डिंग भी डिक्शनरी में जाके देखिएगा, स्टोर हाउस को कहते हैं, आउट बिल्डिंग मुश्किल सा नाम है, आप लोगों ने सुना पहली दफा। ड्वेलिंग हाउस, स्टोर हाउस, आउट बिल्डिंग। और यूज कौन कर रहे हैं, बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। और क्यों यूज कर रहे हैं, ड्यू टू हिज कनेक्शन विद द, क्योंकि उसका लैंड से एग्रीकल्चर कनेक्शन है। तो ये तीन शराइत पूरी हो जाए तो योर इनकम विल बी, बोले 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 माफ। ओके, अब रिवाइज कर लें। रेंट भी माफ है और बोले बोले रेवेन्यू भी माफ है। शुरू से शुरू करें। रेंट भी माफ है और रेवेन्यू भी माफ है। रेंट मींस आप किराए पे दे दें, रेवेन्यू मींस आप खुद काश्तकारी करें। शर्त ये है पाकिस्तान में हो, अच्छा, इनकम रिसीव्ड बाय पर्सन फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन पाकिस्तान फ्रॉम परफॉर्मेंस बाय अ कल्टीवेटर। कल्टीवेटर खुद भी कभी ये परफॉर्मेंस कर लेता है। परफॉर्म बाय अ कल्टीवेटर और परफॉर्म्ड बाय बोले 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 रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। कोई भी काम जिससे फसल इस काबिल हो जाए कहाँ जा सके, बाजार में जा सके। उसके बाद जब ये सर्विस दे दी गई तो सर्विस दे के जो चीजें आई अगर वो बाजार में बेची तो बेचना भी माफ है। बिल्डिंग की तीन शराइतें, अगर करीब करीब हो और बिल्डिंग ओन या ऑक्यूपाई कर रहे हो, कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड, और बिल्डिंग किस मकसद के लिए यूज हो रही हो। ओके, नहीं मैंने वो तो टेम्परेरी कट करवाया था कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, फिर मैंने अब करवा दिया। परफॉर्मेंस कोई भी कर सकते, कल्टीवेटर खुद भी कर सकते हैं वो काम जो खुद काश्तकारी कर रहा हूं, काश्तकारी कर रहा हूं। ओके, असल में ना इसमें थोड़ी बारीकी है, कई दफा वो हमारे स्कोप में नहीं है, ये कोर्ट्स ने डिसाइड किया हुआ है। कल्टीवेटर जो है ना दो किस्म के होते हैं। कई दफा ये कल्टीवेटर जो है वो होता है जो बंदा सिर्फ किसान के तौर पे काम कर रहा है और उसको पैसे मिल रहे हो। कई दफा कल्टीवेटर ओनर भी होता है, तो इस वजह से कुछ इसमें बारीकी है, इसलिए मैं इसमें जाना नहीं चाह रहा। ओके, न्यूमेरिकल शुरू करने बस हमने इसके। अब रूल 11, ये एक बड़ा सादा सा कॉन्सेप्ट है कि आप अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल करें। ठीक तो है ना, मैंगोज काश्त किए बेच दिए, ये बात नहीं करा मैं। ऑरेंजेस निकाले बेच दिए, अखरोट उतारे बेच दिए, ये बात नहीं करा मैं। अपनी ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अपनी ही फैक्ट्री में इस्तेमाल करें। कैसे, शर्ट एंड टाई शॉप एक ब्रांड है, आपने नाम सुना होगा। अब ये लोग क्या करें, ये लोग कपास काश्त करना शुरू कर दें, कॉटन कहते हैं ना इंग्लिश में, तो कपास काश्त करना शुरू कर दें। अब ये जो कॉटन आए वो कॉटन से धागा खुद ही बनाए और फिर धागे से खुद ही शर्ट्स बनाए। तो अगर ये काम इन्होंने शुरू कर दिया तो इनको क्या कहा जाएगा, इनको कहा जाएगा ये अपनी ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अपने ही बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अपने ही बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इनका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व होगा, इनका न्यूमेरिकल कुछ ऐसे सॉल्व होगा। सेल ऑफ शर्ट्स तो सेल ऑफ शर्ट्स तो बिजनेस इनकम है मोहतरम, इनकी सेल ऑफ शर्ट्स कौन सी इनकम बन जाएगी, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये मैं अब रूल 11 आपको पढ़ाने लगा हूं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल इन आवर फैक्ट्री, इन आवर फैक्ट्री ऑफ सेलिंग शर्ट्स, ऐसे ही मिसाल दे रहा हूं, ऑफ प्रोड्यूसिंग शर्ट्स, जहां हम क्या बना रहे हैं, प्रोड्यूसिंग का लफ्ज अच्छा नहीं है, मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग कर लें, मेकिंग शर्ट्स। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या, कपास, यूज्ड एज इन आवर फैक्ट्री ऑफ मेकिंग शर्ट्स। ये हेडिंग मैं बेहतर करा रहा हूं। अच्छा, इसमें क्या होगा जी, इसमें सेल ऑफ शर्ट्स आ जाएंगी, सेल ऑफ शर्ट्स आ जाएंगी। व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ सेल, मैंने कपड़ा परचेज किया, व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ सेल, मैंने कपड़ा परचेज किया है, बोले मैंने कहीं से कपड़ा खरीदा है, कपड़े के थान खरीदे हैं, कपड़े के थान नहीं खरीदे, तो क्या होगा फिर, फेयर वैल्यू होगी उस फसल की, फेयर वैल्यू फसल की, धागे की नहीं, फेयर वैल्यू होगी उस फसल की जो आपने वहां पे इस्तेमाल की, फेयर वैल्यू ऑफ फसल, डन। और इसके अलावा आपके कोई और बिजनेस के खर्चे हुए जैसे एडमिन, सेलिंग, फैक्ट्री के मुलाजमीन की तनख्वाहें, वो सारे, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो भी सारे माइनस करने की इजाजत है। तो ये बात ऐसे नहीं समझ आएगी, सवाल पढ़ें चैप्टर 19। तो क्या माइनस करने की इजाजत होगी मोहतरम, फेयर वैल्यू ऑफ फसल। ये बंदा अगर एग्रीकल्चर इनकम नहीं कमा रहा, ये सेल ऑफ शर्ट्स कर रहा है, ये सेल ऑफ शर्ट्स कर रहा है। क्वेश्चन 20 निकालें, क्वेश्चन 21 पेज 378। मुकरम इज वर्किंग एज अ कमर्शियल मैनेजर इन एयरमैन इंजीनियरिंग लिमिटेड। मुकरम कमर्शियल मैनेजर के तौर पे काम करे किसी कंपनी में, उसकी बेसिक सैलरी है, मेडिकल अलाउंस है, ये तो नौकरी का डेटा। अदर इन्फॉर्मेशन फॉर टैक्स 2005 इज अंडर पेज 378। अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ें जी। मुकरम है 65 एकड़
ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन बदीन, बदीन सिंध में है। मुकरम के पास 65 एकड़ लैंड है बदीन में। तो ये बैडिन जो है ना, समझिएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर है कहीं, बैडिन पेपर में पढ़ के बैठे हो। मुकरम है 65 एकड़ ऑफ लैंड इन बदीन, बदीन में इसकी जो है वो 65 एकड़ लैंड है एंड अ बिल्डिंग, और वहां पे इसकी एक बिल्डिंग भी है। वो जो बिल्डिंग है लैंड के बहुत ही करीब है, इतनी करीब है कभी कभी समझ नहीं आती बिल्डिंग कौन सी है लैंड कौन सी है। ओके सॉरी। मुकरम रेंटेड आउट 30 एकड़ ऑफ हिज लैंड, इस 65 में से 30 एकड़ किस पे दे दी, रेंट पे दे दी, अलॉन्ग विद बिल्डिंग टू दीनू, डाइनो ना पढ़ दीजिएगा पेपर में, डायनासोर। तो मुकरम रेंटेड आउट 30 एकड़ ऑफ बोले बोले लैंड अगेंस्ट विद अलॉन्ग विद बिल्डिंग टू दीनू हु इज कल्टीवेटर, जो कि कौन है, काश्तकार। वो काश्तकार करे, काश्तकारी करेगा। दीनू यूजेस द बिल्डिंग एज अ, दीनू बिल्डिंग को स्टोर हाउस के तौर पे यूज कर रहा है। इसका मतलब है मुकरम जो है वो आला नौकरी हासिल करने के लिए कहीं पे कमर्शियल मैनेजर लगा हुआ है। तो मुकरम साहब खुद कमर्शियल मैनेजर लगे हुए हैं, वहां नौकरी कर रहे हैं, और नीचे इन्होंने जो है वो 65 एकड़ जो है वो एग्रीकल्चर लैंड बदीन के अंदर खरीदी हुई है, और इस लैंड को खरीद के इन्होंने दीनू साहब को किराए पे दी हुई है। मुकरम रिसीव्ड एनुअल किराया ऑफ 7.5 लाख एंड 3,25,000 इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली। तो कौन सा चैप्टर है? अच्छा भाई, लैंड का किराया जो है ना आपको आ रहा है कितना जी, 7.5 लाख। ये 7.5 लाख किसका किराया, जरा बताएं, लैंड का। ये किराया माफ करने के लिए ना 2 शराइतें हैं। नंबर 1, मुझे ढूंढ लेने दें, नंबर 1 ये पाकिस्तान में होनी चाहिए लैंड, ये शर्त पूरी हो रही है, ये शर्त पूरी हो रही है। और दूसरी शर्त है, एक ये है कि पाकिस्तान में होनी चाहिए लैंड, और दूसरी शर्त है कि ये एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। दीनू हु इज कल्टीवेटर, दीनू कल्टीवेटर है, तो अगर कल्टीवेटर है तो बता दें कल्टीवेशन हो रही होगी फिर, तो इसका क्या मतलब है, ये लैंड किसके लिए यूज हो रही है। तो 7.5 लाख को मैंने माफ कर दिया है क्योंकि कल्टीवेटर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है और बदीन पाकिस्तान में है। 7.5 लाख को इस वजह से माफ कर दिया, दोनों शराइत पूरी हो रही हैं। अब मैंने माफ करना है बिल्डिंग के किराए को, किसको, तो बिल्डिंग के किराए को माफ करने के लिए 3 शराइत हैं। बिल्डिंग कल्टीवेटर इस्तेमाल कर रहा हो या चौधरी साहब इस्तेमाल कर रहे हो, बिल्डिंग करीब करीब हो, और बिल्डिंग स्टोर हाउस के तौर पे यूज हो रही हो। तो ये 3 शराइत अब मैं देखने लगा हूं। उसमें शर्त अब मैं स्काई ब्लू से बिल्डिंग के किराए को हाईलाइट कर रहा हूं। ये 3,25,000 किसका किराया, इसकी शराइत अब मैं ढूंढता हूं। क्या ये लैंड बिल्डिंग के करीब करीब है, एक शर्त पूरी हो गई। क्या ये लैंड कल्टीवेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, जी ये लैंड कल्टीवेटर खुद इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये स्टोर हाउस के तौर पे यूज हो रही है, जी ये स्टोर हाउस के तौर पे यूज हो रही है। इसको मैंने स्काई ब्लू से इसको भी हाईलाइट किया, वो नजर नहीं आ रहा आपको। तो ये 3 शराइत यहां भी पूरी हो रही हैं, तो इसलिए बिल्डिंग का किराया भी क्या है, माफ है। तो सोल्यूशन में जाके देख लें हमने कैसे लिखा हुआ है इसको। पेज नंबर कौन सा, ये दोनों अमाउंट्स माफ है क्योंकि शराइत पूरी हो रही है। पेज नंबर 407 पे देखें, कहाँ है सफ़े के, ये दिखाएं 407 0.5 में लिखा हुआ है, 0.5 में एंड पे लिखा हुआ है, सफ़े के एंड पे देखें 0.5। वैसे आप न्यूमेरिकल में ना इसको ऐसे भी डाल सकते हैं लिख के, इस तरह लिखने की बजाय इस तरह भी लिख सकते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम, रेंट ऑफ लैंड, अलग से हेडिंग देके, रेंट ऑफ लैंड और रेंट ऑफ बिल्डिंग 0 0, और ब्रैकेट में एग्जाम। ये क्या है, एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। इसको कहाँ आप लिखेंगे, आप असल में जहां सैलरी आ रही हो, बिजनेस आ रही हो, कैपिटल गेन, बिजनेस कैपिटल, 5 हेड लिखने के बाद छठी लाइन डाल दें एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर का टोटल इनकम से ऊपर एग्रीकल्चर इनकम का लफ्ज डाल दें और आगे डैश डैश लिखें। अच्छा, कितने एकड़ लैंड थी, मैं ये कह रहा था मोहतरम, कुछ बच्चों को ऐसे समझ नहीं आएगा, असल में ऊपर ऊपर से बात करने से फायदा भी नहीं होता। मैं ये कह रहा था अगर आपने एग्रीकल्चर इनकम मुंह पे शो करना है ना न्यूमेरिकल के, तो यहाँ कहीं टोटल इनकम से ऊपर एक लाइन डाल दीजिएगा एग्रीकल्चर इनकम। यहाँ एग्रीकल्चर इनकम का लफ्ज लिख के आगे लैंड का रेंट 0, बिल्डिंग का रेंट 0, बस इस तरह कुछ कर दीजिएगा। न्यूमेरिकल का फॉर्मेट खोला था मैंने। अच्छा भाई, टोटल लैंड किसकी है, कितनी है इसकी, 65। दीनों को कितनी दी हुई है, 30, बाकी कितनी रहेगी, जितनी भी है हमें क्या। मुकरम इज ऑल्सो रनिंग अ स्मॉल राइस हस्किंग यूनिट इन बदीन, जिसमें राइस प्रोड्यूस कर रहा है, चावल प्रोड्यूस कर रहा है। अब चावल प्रोड्यूस करने से पहले फसल पे काम करना पड़ता है फैक्ट्री के अंदर, तो जिसमें वो चावल प्रोड्यूस कर रहा है। ही यूजेस एंटायर चावल, जो चावल से पहले जो रॉ मटेरियल होता है, ही यूजेस एंटायर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन हस्किंग यूनिट व्हिच इज ग्रोन ऑन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हिज लैंड। तो टोटल पोर्शन लैंड का कितना है, 65, उसमें से कितना पोर्शन किसके लिए यूज हो रहा है, किराए के लिए दिया हुआ है, और बाकी जितना 35 एकड़ बचेगा वो वाली फसल कहाँ जा रही है, लोगों को मुफ्त बांट रहे हैं या वो अपनी ही फैक्ट्री में लेके जा रहा है, वो अपनी ही फैक्ट्री में लेके जा रहा है। अब फैक्ट्री में जब वो लेके जा रहा है
तो वो फैक्ट्री में लेके जाने से पहले बेच सकता है, फैक्ट्री में लेके जाने से पहले बेच सकता है। लेकिन उसने सोचा मैं फैक्ट्री में लेके जाऊं और खूबसूरत किस्म का बासमती चावल या कुछ बनाऊं, तो उसके बगैर बाजार में बेच सकता था। लेकिन क्या हुआ, उसने फैक्ट्री में लेके जाना जरूरी समझा ड्यूरिंग, इसलिए जरूरी हमारे वैसे नहीं है, फसल की जरूरत नहीं है, उसने सोचा अच्छे पैसे निकल आएंगे तो फैक्ट्री में इन चीजों को ले जाते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही ब्रॉट 5000 किलो ऑफ रॉ राइस, सफेद वाला राइस नहीं, रॉ राइस, ऑफ रॉ राइस मुंजी, फ्रॉम हिज लैंड टू यूनिट ऑफ हस्किंग। यूनिट से आपको पता चल जाया करेगा फैक्ट्री, उसकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर उसको लेके आया, और फैक्ट्री में चीजों को लाना जरूरी नहीं था। He would have earned 2500 पर 40 kg ऑफ रॉ राइस, वो 40 रुपए के एतबार से रॉ राइस बेच सकता था। बाजार में मुंजी भी बिकती है, कहते हैं बाजार में वो रॉ राइस बेच सकता था। बाजार में से सफेद चावल नहीं बिकते, होलसेल वाली मार्केट में चले जाए, कहते हैं ऐसे भी बिकती हैं चीजें। तो बाजार में 40 रुपए के एतबार से वो बेच सकता था, 40 किलो 2500 रुपए के एतबार से बेच सकता था। हैड ही सोल्ड इट डायरेक्टली टू मार्केट, अगर वो मार्केट में डायरेक्ट ले जाता तो ये फेयर वैल्यू आ गई इसकी। लेकिन उसने क्या सोचा, उसने तो यूनिट बनाया हुआ है। हिज सेल्स फ्रॉम राइस यूनिट्स टू डेट 8 लाख, whereas his other operating expenses are 10,000, other operating expenses के 10,000 हैं। अब आप मुझे ये बता दें कि इस बंदे के जो हस्किंग यूनिट है, अगर उसको मैं सामने रखूं तो इसके इनफ्लोस क्या है और आउटफ्लोस क्या है? इनफ्लोस क्या है? स्काई ब्लू से बताएं। हिज सेल्स टू डेट, ये क्या है? इनफ्लो। ऑपरेटिंग खर्चे आउटफ्लो। और 50,000 किलो राइस लाया, 2500 पर केजी 40 के एतबार से बाजार में बिक सकती थी। ये आउटफ्लो नहीं है, वैसे ये आपका आउटफ्लो नहीं है। ये क्या है, एक और तरीके से जरा समझिएगा। अगर आप राइस हस्किंग यूनिट बनाते, यानी फैक्ट्री बनाते, और फैक्ट्री बना के पीछे आपकी लैंड ना होती, तो क्या आपको बाजार से 2500 रुपए 40 किलो रॉ राइस लेने पड़ते इस फैक्ट्री में लाने के लिए, और रॉ को फिर आप सफेद चावल में कन्वर्ट करते? तो ये आउटफ्लो तो नहीं है इसका। लेकिन अगर मैं इस एतबार से बात करूं कि अगर इसकी लैंड नहीं है, सोचें इसकी लैंड नहीं है, तो फिर इसको ऑपरेटिंग खर्चे भी करने पड़ते, चावल भी खरीदने पड़ते। लेकिन अभी इसको चावल खरीदने नहीं पड़े, अभी इसको चावल खरीदने नहीं पड़े। अच्छा, यहां पे थोड़ा सा लॉ मेकर ने ना एक बेनिफिट दिया, अगर आप डीप डाउन जाके सोचें। वो मैं आपके सामने अभी डाटा खोलता हूं तो फिर आपको बात समझ आएगी। ये मैं वर्किंग करने लगा हूं, इसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस अब निकालने लगा हूं। याद रखिएगा, जब भी फैक्ट्री के अंदर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले आए, इट विल बी योर इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये उसी तरह जैसे शर्ट एंड टाई शॉप वालों ने शर्ट्स बेची और कपास अपनी लैंड से लेके आए थे। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस बोले जी। इनफ्लोस क्या मैंने बताया आपको? सेल लेस परचेज, या जिसको आप लोग कॉस्ट ऑफ सेल भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल भी कहते हैं, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या ये बंदा परचेज कर रहा है चीजें या प्रोड्यूस कर रहा है? क्या ये जमीन पे प्रोड्यूस करके अपनी फैक्ट्री पे ला रहा है या परचेज करके फैक्ट्री में ला रहा है? तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर परचेज करता तो पैसे देने पड़ते, तो प्रोड्यूस कर रहा है तो पैसे देने तो नहीं पड़े। लेकिन वैसे सोचिए, हल्का फुल्का खर्चा प्रोडक्शन का भी आता ही है। प्रोडक्शन का खर्चा कैसे आता है? कोई बीज बोने होते होंगे, कोई पानी लगाना होता होगा, लेकिन वो खर्चे इतने ज्यादा नहीं होते, वो खर्चे इतने ज्यादा नहीं होते। लॉ मेकर बहुत बड़ा बेनिफिट दे रहा है। लॉ मेकर क्या कह रहे हैं? लॉ मेकर कह रहे हैं आप पूरी फसल की फेयर वैल्यू माइनस कर लो। क्या कर लो? पूरी फसल की, जरा जरा तसल्ली से सोचें। इसकी जो बकाया लैंड होगी, इसके लिए इसने किसान रखे होंगे, इसके लिए इसने जो है बीज बोया होगा, इसने मेहनत करवाई होगी, कोई पानी शायद खरीदना पड़ा हो, बिजली की कोई मोटर लगवानी पड़ी हो, ये खर्चे इतने नहीं होंगे इसके। उसके बिल मुकाबिल लॉ मेकर कह रहे हैं खर्चे खुर्चे अपने छोड़ो, बड़ा बड़ा बेनिफिट दे रहे हैं। कहते हैं ऐसा करो, फसल की फेयर वैल्यू माइनस कर लो। फसल की क्या कर लो? जरा सोचें, इसके बैक एंड पे इसके कोई खर्चे हुए होंगे, वो खर्चे माइनस करने को कह रहे हैं, ये पूरी फसल की फेयर वैल्यू माइनस करने को कह रहे हैं। डन। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं हमारी सेल कितनी है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 10,000। अच्छा, ये जरा मुझे फिगर निकाल के दें। ये थोड़ा सा उसने ना घुमा के दिया, 40 किलो की दे दी, मुझे 1 किलो की चाहिए थी, 1 किलो की देता तो बड़ा आसान हो जाता, उसने 40 किलो की दे दी है। अब आपकी मर्जी यार, जिसको जैसे समझ आता है, अल्लाह का शुक्र है कुछ बच्चों को वैसे समझ आता है, कुछ बेचारे नहीं समझ आ रही होती बात, उनके लिए आसानी मैं कर रहा हूँ। इसको ऐसा करें ना, आप 1 किलो की प्राइस निकाल लें। इतना तो आपको पता है ना, 40 किलो रॉ राइस अगर 2500 का है तो 1 किलो कितने का? जरा कैलकुलेटर पे बता दें, 1 किलो कितने का हो? 2500 रुपए के 40 किलो चावल। आप 40 किलो एक मन होती है ना, पाकिस्तान में मन के एतबार से बिकती है, तो मन का लफ्ज़ उसने यूज नहीं किया, 40 किलो का लफ्ज़ यूज कर दिया। तो आप बता दें, आप घर एक मन की बोरी लेके गए चावलों की, रॉ राइस की। अम्मी ने कहा बेटा कितने की आई? अम्मी 2500 की पूरी बोरी आई है, 40 मन, एक मन इसमें चावल है। तो अब बता दें 2500 डिवाइडेड बाई 40, राउंड राउंड जितनी भी फिगर आ रही, राउंड करने की जरूरत नहीं है, राउंड करने की जरूरत नहीं है। 62.5, तो 62.5 पर केजी
वैसे सफेद वाला चावल कितने का आजकल, वो तो 150 तक पहुंचा हुआ है। तो ये तो रॉ चावल है, रॉ चावल है। रॉ चावल कितने का मिला जी? 62.5, बाजार से मिल सकते 62.5। अब मुझे बता दें, अगर आप थोड़ी सी मुझे इजाजत दें तो मैं ये काट दूं 2540, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे बता दें 1 किलो चावल कितने का है रॉ? 62 ये जो रॉ चावल है मेरे 35 एकड़ ने मुझे कितना रॉ चावल प्रोड्यूस करके दिया? 5000 किलो। 5000 किलो मुझे चावल प्रोड्यूस करके दिया। और 1 किलो चावल कितने का है? 62। क्या ये 62.5 में कमा सकता हूं अगर बाजार में एज इट इज बेच दूं हस्किंग यूनिट बनाए बगैर? लेकिन मैंने क्या सोचा, एक यूनिट बनाऊं, यूट्यूब पे जाके लिखिएगा हस्किंग यूनिट, वहां पे आपको नजर आ रहा होगा, मैंने भी देखा था, रॉ राइस एंटर कर रहे होंगे आप मशीन में, बाहर से सफेद चावल निकल रहा होगा। तो आपने क्या सोचा, मैं कौन सा यूनिट बनाऊं? हस्किंग यूनिट बनाऊं। हालांकि इसके बगैर भी बाजार में चीज बिक सकती थी। डन। आप बता दें जी, मेरी जमीन ने कितने किलो चावल दिया? 5000 किलो। 1 किलो चावल कितने का है? 62.5। तो अब आप मुझे बता दें व्हाट इज माय कॉस्ट? 312। चलो जी नोट कर ले, खत्म हुआ। कितना प्रॉफिट आ गया जी? 5300। मोहतरम ये प्लीज टैक्सेबल है, ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। क्यों नहीं है ये एग्रीकल्चर इनकम? इसने यूनिट बना लिया है, फैक्ट्री बना ली है। ये डायरेक्ट रॉ राइस नहीं बेच रहा। अगर रॉ राइस बेचता तो फिर इसकी इनकम माफ होती। अभी रॉ राइस को हस्किंग यूनिट में ला के बेच रहा है, तो इसलिए फिर ये माफ नहीं है। हाँ, वो जो जमीन तीनों को दी हुई है वो स्टिल माफ है, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है। अभी साला इसके ना रिवीजन के लिए और सवाल कुछ करेंगे ताकि ये बात जरा पक्की हो। 1-2 और पास पेपर के सवाल है वो भी करेंगे। मैंने कहा तो टोटल इनकम से ऊपर एक लाइन डाल दो, एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस में ना डालो। अच्छा जी, आप मोहतरम मुझे ये बता दें कि सेल में से क्या माइनस होगी? बहुत बड़ी बात लिखने लगा हूं। सेल में से क्या माइनस होगी? फेयर वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस। सेल में से क्या माइनस होगी? फेयर वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस। फेयर वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस कहां होगी? और ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बाकी होंगे, कोई आपके फैक्ट्री के खर्चे खुर्चे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस या कोई एडमिन, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, ये बिजनेस के खर्चे होंगे। डन। अच्छा, मैं एक बात करना चाह रहा था यार, एक बात करना चाह रहा था। हो सकता है इसके बिल मुकाबिल वर्सेस इसके बिल मुकाबिल पेपर में आपको परेशान करने के लिए दे दे कि हमने सीड खरीदा 50,000 का, हमने पानी इस्तेमाल किया 10,000 का, और हमने जो है वो कोई लेबर थी उसको पैसे दिए 50,000, तो हमारा बना 1,10,000। मोहतरम 1,10,000 को आपने इग्नोर करना है। ये 1,10,000 पता है क्या है? ये 1,10,000 आपकी एक्चुअल कॉस्ट है। जैसे गाड़ी नहीं होती थी, गाड़ी की कॉस्ट होती थी एक्चुअल 30 लाख, मैं कहता था 25 लाख एज्यूम कर लें। अब लॉ मेकर कहीं असम्पशन लेते हैं। अच्छा, लॉ मेकर कहीं ऐसी असम्पशन लेते हैं हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है, कहीं ऐसी असम्पशन लेते हैं हमें फायदा दे रहा होता है। गाड़ी की कॉस्ट 30 लाख है, मैंने कहा एज्यूम करें 25 लाख है। क्या लॉ मेकर ने हमें नुकसान दे दिया, अब डेप्सिन कम होगी हमारी। इधर लॉ मेकर फायदा दे रहे हैं। मैंने सीड सिर्फ 50,000 का खरीदा, 10,000 का पानी लगाया, लेबर को 1,10,000 में मुझे रॉ राइस पड़ा। वो 1,10,000 में जो पड़ा, मैं चाहता तो बाजार में 3,12,500 का बेच सकता था। वो फिर मेरी एग्रीकल्चर इनकम होती और वो माफ होती। मैंने सोचा छोड़ो परे, मैं उसको इधर ले आया। अब अगर लॉ मेकर कंजूस है तो क्या कहता आपका एक्चुअल खर्चा 1,10,000 है, प्रोडक्शन का 1,10,000 ही माइनस कर ले। लेकिन उसने एक्चुअल की जगह क्या माइनस करने दिया? तो क्या ये कह सकता हूं मैं इसको, मेरा जो एक्चुअल एक्सपेंस है वो ये आया है, और इसको मैं येलो कर रहा हूं क्योंकि ये उसने माइनस नहीं करने दिया। इसकी जगह उसने क्या माइनस करने दिया? 3,12,000। डेट इज फेयर वैल्यू। डन। हाँ भाई, ये कह रहे हैं कि अगर इनकी हस्किंग यूनिट में जगह ज्यादा होती और ये और भी चावल खरीदता बाजार से रॉ राइस, तो वो तो फिर वैसे ही परचेज के तौर पे माइनस हो जाने थे। परचेज रॉ राइस फ्रॉम 5,000 केजी की बजाय सोचता 6,000 केजी होने चाहिए, तो मेरे पास फैक्ट्री में काफी जगह है, तो 5,000 इसने अपनी जमीन से ले लिया, 1,000 केजी बाजार से खरीदता। वो 1,000 केजी जितने के बाजार से खरीदता रॉ राइस, वो यहाँ माइनस कर देता। वो तो नॉर्मल खर्चा होता। बस फेयर वैल्यू माइनस करनी है, बस लॉ फिर इस तरह के लॉजिक्स नहीं सोचता, वो कहते हैं बस हमेशा फेयर वैल्यू माइनस करनी है आपने। तो एक्चुअल जो खर्चे आ रहे हैं प्रोडक्शन पे वो इग्नोर करने हैं,
फसल की प्रोडक्शन पे एक्चुअल खर्चे इग्नोर करना और उनकी जगह फसल की फेयर मार्केट वैल्यू माइनस करनी है। तो बस अब ये पढ़ ले, कुछ अगली चीज शुरू करते हैं। आज किधर है चैप्टर 13? वेर अ पर्सन हु इज अ कल्टीवेटर, और चौधरी साहब uses raw rice, uses as raw material in his business of selling सफेद राइस। हाँ हाँ, हस्किंग यूनिट में तो फिर सफेद होकर निकलेगा। वेयर मुकर्रम हु इज अब मुकर्रम खुद ही कल्टीवेशन कर रहा है बकाया लैंड पे। वेयर मुकर्रम इज अ कल्टीवेटर एंड यूजेस रॉ राइस एज रॉ मटेरियल इन हिज राइस हस्किंग यूनिट इन हिज बिजनेस, देन बिजनेस इनकम शैल बी कंप्यूटेड एज, ये वाली बिजनेस इनकम माफ नहीं करने लगा, कहते हैं कंप्यूट करो, ये माफ नहीं करूंगा मैं। टोटल इनकम से बाद लिख लें वही अभी हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया, सेल लेस मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू जो एक्चुअल खर्चे, मार्केट वैल्यू एक्चुअल खर्चे नहीं माइनस करने। हाँ यार, एक चीज इसने यहां पे नहीं लिखी, वो आप बेशक डाल लें न्यूमेरिकल का फॉर्मेट, लेस ऑपरेटिंग, हाँ वो तो माइनस करनी है, वो भी क्रॉस होंगे, वो तो माइनस करनी है। वो इसने यहां इसलिए नहीं जिक्र किया, वो इंप्लाइड सी बात थी, लेकिन आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में होना चाहिए। यार ये क्या मतलब है? ओनली अबव अमाउंट कैन बी डिडक्टेड, नो अदर एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड। ओनली अबव अमाउंट कैन बी डिडक्टेड, नो अदर एक्सपेंसेस शैल बी अलाउड। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ समझ आ जाती है। पता है वो क्या कह रहा है? ओनली अबव अमाउंट, फेयर वैल्यू का लिखा है ना उसने, ओनली अबव अमाउंट शैल बी डिडक्टेड, ऑल अदर एक्सपेंसेस शैल नॉट बी अलाउड। बच्चे समझ लेते हैं सर ये भी अलाउड नहीं है शायद, ओ भाई इसका तो ताल्लुक ही कोई नहीं, ये तो ऑपरेटिंग खर्चे हैं बिजनेस के, प्लीज इनको ना समझ लेना। तो ये लाइन पढ़िएगा क्या है, ओनली अबव अमाउंट कैन बी डिडक्टेड। अबव उसने कौन सी लिखी है, ये तो मैंने आपके समझने के लिए लिखवाई है। अबव उसने कौन सी लिखी हुई है, अबव के साथ ऐसे एरो डाल के, फेयर वैल्यू, अबव क्या, फेयर वैल्यू, ओनली अबव, ओनली अबव, अबव को अंडरलाइन करके भी फेयर वैल्यू लिखने का तसल्ली नहीं हो रही। ओनली फेयर वैल्यू कैन बी डिडक्टेड, ओनली फेयर वैल्यू कैन बी डिडक्टेड, नो अदर एक्सपेंसेस। अब अदर से मुराद ऑपरेटिंग ना समझ लीजिएगा, अदर से मुराद है जो फसल काश्त करने तक के सारे कटाई तक के खर्चे हैं, ये वो सारे खर्चे हैं जो आपने सीड और वाटर और उसकी मद में दिए हैं। तो प्लीज आई होप बात समझ आ गई। जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को नॉट अलाउड में ना डाल दीजिएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर स्टिल अलाउड। तो कौन से नॉट अलाउड कहना चाह रहे हैं असल में? हाँ तो यहां लिख लें, फिर लिख लें, कोई मसला नहीं। अदर एक्सपेंसेस है ना, यहां वो क्या कहना चाह रहा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं कहना चाह रहा, अदर एक्सपेंसेस से वो कहना चाह रहा है यहां पे सीड वाटर, एक दो लिख लें बस मिसाल के तौर पे, सीड वाटर वगैरह का खर्चा, लेबर जो भी है। ओके अच्छा, किसी पूछने वाले ने ना ऐसे ही सवाल पूछा तंग करने के लिए, हालांकि बात मुकम्मल हो गई है, लेकिन किसी पूछने वाले ने ऐसे ऐसे कोनी मार के सवाल पूछा लाओ, से ओए ये फेयर वैल्यू क्या होती है? तो ये फेयर वैल्यू नहीं पता? लोगों ने कहा नहीं हमें नहीं पता फेयर वैल्यू क्या होती है। ओ पागलो तुम्हें फेयर वैल्यू नहीं पता? लोगों ने कहा नहीं हमें नहीं पता फेयर वैल्यू क्या होती है। अच्छा चलो यार ठीक है, फेयर वैल्यू फिर लॉमेकर कहते हैं मेरी तरफ से, द फेयर वैल्यू शैल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। हमने कहा फिर भी कहते थे मार्केट प्राइस एट द टाइम इट इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन पर्संस, जिस वक्त आपके बिजनेस में यूज हुआ उस दिन बाजार में जाकर कीमत लगवा लो, बस कहते हैं ये इसकी फेयर वैल्यू होती है। लेकिन इसमें ना एक अजीब सी इसने बात की है, जिसकी वजह से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपको मुझे पढ़ानी पड़ेगी। वैसे फेयर वैल्यू क्या होती है आपको पता है? फेयर वैल्यू शैल बी द मार्केट प्राइस एट द टाइम इट इज यूज्ड एज मटेरियल इन द पर्संस बिजनेस। जिस दिन रॉ राइस हमारी फसल लाया था उस दिन 62.5 थी फेयर वैल्यू, तो दैट विल बी फेयर वैल्यू। अच्छा हाँ, ये जो अजीब सी इसने बात की है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी बाजार में फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं होती, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी बाजार में फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक फल है, जैसे फ्रूटर है, तो आप समझिए जी आज से तकरीबन 40 साल पहले सिर्फ किन्नू होता था, मौसमी होती थी, और फ्रूटर नहीं होता था। अब अगर वो फ्रूटर नहीं होता था तो फर्ज करें जापान के अंदर पहली दफा फ्रूटर की जो है वो काश्तकारी करके फ्रूटर को जो है वो काश्त किया गया। अब वो फ्रूटर कोई बंदा पाकिस्तान में ले आया, अब बाजार में लाके फेयर वैल्यू निकलवाने गया तो पता चला बाजार में उसकी फेयर वैल्यू लग ही नहीं रही। तो फिर ऐसी सूरत में अगर पेपर में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जिसमें चीज की फेयर वैल्यू अवेलेबल ना हो, तो मोहतरम उसके अंदर फिर चीज की फेयर वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, फिर तो यही वाले खर्चे यूज हो सकते हैं, फिर और कोई हल नहीं है। फिर जो एक्चुअल खर्चे होंगे वो यहां माइनस करेंगे, क्योंकि फेयर वैल्यू फिर बाजार में गिवन नहीं है। तो अगर फेयर वैल्यू बाजार में गिवन है, जो कि 99.99% चीजों की फसलों की बाजार में फेयर वैल्यू मिल जाती है आपको पाकिस्तान में, तो ये चीजें ऐसी नहीं होती बाजार में इनकी फेयर वैल्यू ना मिले। तो अगर बाजार में फेयर वैल्यू गिवन है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं गिवन तो फिर एक्चुअल खर्चों को मजबूरन यूज करना पड़ेगा। तो शुक्र है एक्चुअल खर्चों की अब लिस्ट भी देने लगा लॉमेकर, एक्चुअल खर्चों की एक लिस्ट उसकी तरफ से भी आने लगी है। चलें जी, सिंपल सिनेरियो बोलें क्या है जो 99.99% सिनेरियोस चलेगा और पेपर में भी आएगा, यही सिर्फ पूछता है इफ प्रोड्यूस इज सोल्ड इन मार्केट, अगर मार्केट में बेची जाती है तो टेंशन ही नहीं। इफ प्रोड्यूस इज सोल्ड इन मार्केट तो क्या करें? द मार्केट प्राइस ले लें,
प्रोड्यूस इज सोल्ड इन मार्केट इन इट्स रॉ स्टेट और आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एनी प्रोसेस ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड टू रेंडर इट टू फिट टू टेकन टू मार्केट। वो जो अखरोट वाली मैंने बात की थी, या तो एज इट इज बिक जाता है अखरोट, या फिर वो ग्रीन होल उतार के बिक जाता है। जैसे भी बाजार में बिक जाता है, अगर बाजार में बिकता है तो फिर उसकी क्या ले लें? फेयर वैल्यू। इन एनी अदर केस, एनी अदर केस का क्या मतलब है? इस लाइन के इसमें नॉट का लफ्ज डाल देता हूं मैं। इन एनी अदर केस का मतलब ये होगा ना, प्रोड्यूस इज नॉट, बोले बोले, सोल्ड इन मार्केट, ये लिखेंगे आप लोग। इन एनी अदर केस का क्या मतलब है बताएं? प्रोड्यूस इज नॉट सोल्ड इन मार्केट। आप बताएं क्या करें फिर? अब नहीं पता चल रही तो देखते हैं लॉ मेकर फिर क्या कहते हैं। द सम ऑफ, कुछ चीजों को जमा करवाने लगे, द सम ऑफ कुछ चीजों को जमा करवाने लगे। किन चीजों को जी? एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन, वाटर, सीड, जो डाल सकते हैं आप, एक्सपेंसेस ऑफ कल्टीवेशन, एंड लैंड का रेंट। जाहिर बात है लैंड का रेंट भी आप पे कर रहे होंगे, अगर आपकी लैंड अपनी नहीं है तो लैंड का लैंड रेंट पेड फॉर द एरिया इन विच द प्रोड्यूस इज ग्रोन। जिस इलाके में वो प्रोड्यूस आप ग्रोन कर रहे हैं उसका लैंड का रेंट भी माइनस करेंगे। इसमें एक बात है छोटी सी कर दूं, वैसे तो ये जो था ना, इसमें तो एक्सपेंसिव ऑफ कल्टीवेशन में तो सारी चीजें आ जाएंगी ना, पानी, सीड, सुंडी मार स्प्रे, वो सारी चीजें जो है वो एक्सपेंसिव ऑफ कल्टीवेशन के अंदर आ जाएंगी। छोटी सी होती है, परेशान करती है, अंदर ही अंदर खा जाती है। तो एक्सपेंसिव ऑफ कल्टीवेशन, ये लैंड रेंट जो है ना, ये जरा गौर से सुनिएगा। फर्ज करें पिछला मुकर्रम वाला सवाल है, और मुकर्रम वाले सवाल के अंदर हमें सवाल में गिवन नहीं है, क्या गिवन नहीं है? फेयर वैल्यू। और मुकर्रम वाले सवाल में लिखा हुआ है कि वो कोई ऐसी चीज पैदा कर रहा है जिसकी बाजार में फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम क्या करेंगे? पानी का खर्चा, सीड का खर्चा, सुंडी मार स्प्रे का खर्चा जमा करेंगे। और चाहे मुकर्रम की लैंड अपनी है फिर भी लॉ मेकर एक बेनिफिट दे रहे हैं, कहते हैं करीब करीब के इलाकों में अगर लोगों ने लैंड रेंट पे ली हुई है तो लैंड का रेंट भी माइनस कर लो। ये जरूरी नहीं है कि आप लैंड आपकी रेंट पे हो सकता है मुकर्रम जैसा सिनेरियो और इसकी अपनी लैंड हो, लेकिन अगर आपने लैंड रेंट पे नहीं भी ली हुई तो फिर भी आपको लैंड का रेंट माइनस करने की ये तरीके हैं, कॉस्ट चीज की बढ़ाने के और टैक्स पेयर को बेनिफिट देने के, ये तरीके हैं एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के। तो मुझे बता दें, लैंड किराए पे लेना जरूरी है? यानी जब मैं फैक्ट्री बनाऊं तो फैक्ट्री के पीछे जो मेरी लैंड हो जिस पे फसल काश्त हो रही है, तो क्या लैंड किराए पे लेना जरूरी है? या अगर लैंड किराए पे नहीं भी ली हुई तो लैंड का किराया पता चला लूं, लैंड का किराया पता चला लूं। तो अगर मैं इसकी बात करूं मुकर्रम वाले सवाल की, तो मुकर्रम कहते हैं जी 10,000 का पानी लगा मिसाल के तौर पे, 10,000 का बीज लगा, लैंड तो मेरी अपनी है। लॉ मेकर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, 80,000 लैंड का मुझे पता चला किराया है, 10 10 80 1 लाख कर लो फेयर वैल्यू, 1 लाख कर लो फेयर वैल्यू। तो लैंड का रेंट भी पार्ट बनेगा, इज अ पार्ट ऑफ मार्केट। बट ये कौन सा सिनेरियो है जो पेपर में आने का 0.0001% चांस है, जिसमें चीज की फेयर वैल्यू बाजार में अवेलेबल नहीं होगी? तो अब दो बातें होगी, अगर चीज की फेयर वैल्यू बाजार में अवेलेबल है, ये लफ्ज इंग्लिश में याद करें ना, इफ प्रोड्यूस इज सोल्ड इन मार्केट देन यूज द मार्केट प्राइस, if produces then sum of expenses of cultivation and the land rent paid for the area in which the produce is grown. Section 44, ये कुछ भी नहीं है, ऐसी आसान सी चीज है। Section 44, exemptions under international agreements। एग्रीकल्चर भी हमारा जारी रहेगा। सेक्शन 44, पाकिस्तान में कमाई गई इनकम विच पाकिस्तान इज नॉट परमिटेड टू टैक्स अंडर अ टैक्स ट्रीटी शैल बी एग्जेम्प्ट। टैक्स ट्रीटी होता है टैक्स एग्रीमेंट। ये ना मुल्की लेवल पे मुआहदे होते हैं, मुल्की लेवल पे मुआहदे होते हैं जिन मुल्कों में ना हमारे ज्यादा लोग आ जा रहे होते हैं। फर्ज करें मैं बात करता हूं यार कि जापान वालों से हमारी बात हो गई कि यार हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, तो आपके इंजीनियर्स इधर आते हैं टोयोटा के अंदर, होंडा के अंदर, वो आके जो है वो अच्छी खासी सर्विसेज देते हैं टोयोटा में, होंडा में आके। तो यार आपके इंजीनियर्स जो इधर आते हैं ना, तो उनकी इनकम हम मुआहदे के मुताबिक क्या कर देते हैं? माफ कर देते हैं। तो इंजीनियर्स आप क्या आया करेंगे, इधर आके इनकम भी कमाया करेंगे, हम उस पर टैक्स नहीं लिया करेंगे। पढ़े, पाकिस्तान में कमा रहे हैं ना वो आके इनकम, पाकिस्तान सोर्स इनकम विच पाकिस्तान इज नॉट परमिटेड टू टैक्स अंडर आ। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि सारे मुल्कों से इंजीनियर आए तो हम इनकम माफ कर देंगे। जिस किसी मुल्क से हमारा क्या हो गया, एग्रीमेंट हो गया। तो मिसाल लिख लें, जापान का इंजीनियर होंडा में काम करने आया, तो हमने जापान की गवर्नमेंट से एग्री कर लिया कि उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे। जापान का इंजीनियर, पाकिस्तान सोर्स इनकम का मतलब बताने लगा हूं, जापान का इंजीनियर पाकिस्तान होंडा में काम करने आया, जापान का इंजीनियर पाकिस्तान होंडा में काम करने आया, तो जापान की गवर्नमेंट से हमने एग्रीमेंट कर लिया, तो जापान की गवर्नमेंट से हमने एग्रीमेंट कर लिया कि उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे, कि इंजीनियर की इनकम पे टैक्स नहीं लेंगे।
अच्छा जी, ये और ये एक एक मिनट में आपने समझना है, सदा सदा सी बातें इधर याद करके जानी है। नंबर 1, पाकिस्तान में कोई सैलाब आ गया, जल्जला आ गया, एड एग्रीमेंट के लफ्ज़ को अंडरलाइन कर लें, एड एग्रीमेंट, तो मदद आई, फिर एड आई जिसे आप कहते हैं, फॉरेन एड आपने लफ्ज़ सुना होगा। तो पाकिस्तान में सैलाब आ गया, जल्जला आ गया, तो सऊदी अरब ने कहा भाई 1 अरब हमारी तरफ से। आपने कहा अरबी आ रहा है कोई, पागलो 1 अरब पैसे कह रहे हैं हम, 1 अरब हमारी तरफ से। तो 1 अरब उनकी तरफ से आया और उन्होंने कहा 4 चौगों वाले अरबी भी आएंगे। उन्होंने कहा वो किस लिए आएंगे, वो सैलाब ज़दगान को, जल्जला ज़दगान को निकालेंगे, वो बड़े एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, हमने उनको एक्सपर्ट कर दिया। तो वो जो 4 अरबी आए, 1 अरब रुपया लेके आए बाहर से 4 अरबी, तो वो जो 4 अरबी आके कोई काम कर रहे हैं, कोई ना कोई उनको तनख्वाह दे रहा होगा, वो तनख्वाह आपने उस पैसे से देनी है जो बाहर से आपको चंदा मिला, वो तनख्वाह उस पैसे से देनी है, नंबर 1। नंबर 2, उन अरबियों का स्टे जो 4 लोग आए हैं, पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और उन अरबियों के पास सिटीजनशिप सऊदी अरब की हो। अगर वो ये 3 शर्तें पूरी करते हैं तो सैलाब ज़ल्ज़ला ज़दगान को निकाल के जो भी उनको तनख्वाह मिल रही है उनके काम की, वो इनकम माफ है। पढ़ लेना, एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल, अरबी लिख ले ऊपर, 4 अरबी, अरबी आइन वाला लिखेंगे, अलिफ वाला, ये आइन वाला लिखेंगे। सैलरी रिसीव्ड बाय 4 अरबी, शेख सलमान बिन नहयान, और जो भी लिखना है आपने। अच्छा जी, सुल्तान अजीज, सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट इफ मेंशन्ड इन मदद एग्रीमेंट। मदद एग्रीमेंट किसके दरमियान हुआ है, तो फेडरल गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी बंदे आ सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिख लें इसकी मिसाल, या कुछ भी कर लें, यूनिसेफ, जो मर्जी, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो काफी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, वहां से बंदे आ गए। शराइत बताएं जी, 3, वेयर द इंडिविजुअल इज उसका स्टे पाकिस्तान में कितना होना चाहिए, 183 डेज से कम। हाँ, अगर सैलाब ही खत्म नहीं हो रहा अल्लाह की तरफ से और 183 डेज से ज्यादा चला गया, फिर मजबूरी है। और वेयर ही इज रेजिडेंट बिकॉज ऑफ सर्विस अंडर द एग्रीमेंट, सर्विस क्या करने आया है, वो लोगों को निकालते हैं, मदद करते हैं, हेलीकॉप्टर चलाने उनको आते हैं, जहाज है उनके पास पूरे। पॉइंट डी, द एड एग्रीमेंट इज इफ द एड एग्रीमेंट वेयर से मिला के पढ़े, वेयर द एड एग्रीमेंट इज विद अ फॉरेन कंट्री, द इंडिविजुअल इज अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री, और द सैलरी इज पेड फ्रॉम द फंड्स गिवन टू, उसको तनख्वाह सऊदी अरब से नहीं मिलनी चाहिए, उसको तनख्वाह उन्हीं पैसों में से देनी पड़ेगी जो वो लेके आया। पॉइंट 3 भी शुक्र है, सारा वही है, बस एक छोटा सा फर्क है, अंडरलाइन कर लें। एक्सपर्ट ऑन अ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान, एक्सपर्ट ऑन अ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान। तो सी पैक वालों का ये मुआहदा चल रहा है जी चाइना से, आपके एक्सपर्ट्स आ रहे हैं, इसमें उन्होंने चंदा भी भेजा हमें, चंदा, आप साथ वाले को देखने लग जाते हैं, उन्होंने हमें चंदा भी भेजा और साथ उन्होंने जो है वो बंदा भी भेजा यार, अब चंदा भी आया और छोटे छोटे चीन मून चोंग भी साथ उन्होंने भेजे। अब जा भाई लेक्चर लीक हो जाना यार, चुप कर जा। अब जब वो आए तो अगर 3 शर्तें पूरी हो रही हैं तो छोटो छोटों की इनकम बोलें माफ है, हमारे पास तो खड़े हो जाए तो अच्छा, उनकी इनकम क्या है, माफ अल्लाह की तरफ से ना, हंस क्यों रहे हो। द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ, ये बात की भी, द प्रोजेक्ट इज फाइनेंस्ड आउट ऑफ फंड्स गिवन, जो चंदे के तौर पे पैसे आए हैं प्रोजेक्ट उनसे चले, ब्रिज सड़कें बनाना, इंडिविजुअली इधर आ वो उसका स्टे पाकिस्तान में 183 डेज से ज्यादा कम होना चाहिए, या फिर अगर काम बढ़ गया तो स्टे ज्यादा भी हो सकता है। पुल कहते हैं मैं बनना ही नहीं, अब 200 दिन लगे तो फिर खैर है। एंड द इनकम इज पेड, इनकम से मुराद सैलरी वगैरह लिख लें, द सैलरी इज पेड आउट ऑफ फंड्स गिवन, फंड्स गिवन आगे लिख लें बाय चाइना, द इनकम इज पेड आउट, द सैलरी इज पेड आउट, बल्कि इधर लिखें पेड आउट टू चाइनीज, पेड आउट टू चाइनीज, उन चिंग चोंग को आपने तनख्वाह दी, पेड आउट टू चाइनीज ऑफ द फंड्स गिवन बाय चाइना। अब ना पूरा पढ़ लें जरा, क्या 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 क्या, क्या? अच्छा ये ना, ये इसमें 3 शर्तें हैं, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, वहां का सिटीजन होना चाहिए, और सैलरी पे होनी चाहिए उसको जो पैसे बाहर से आए हैं। यहां भी वो 3 शर्तें हैं, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, उसको सैलरी उसी पैसों से मिलनी चाहिए जो बाहर से आए हैं, और वो सिटीजन भी हो बाहर का। यहां एक शर्त इधर छुपी हुई है, लेकिन यहां एक एक्स्ट्रा शर्त है, वो चौथी है, प्रोजेक्ट भी आपने उन्हीं पैसों से चलाने, ब्रिज भी उन्हीं पैसों से बनाने जो बाहर से आए। तो यहां 4 शर्तें हैं, ऊपर कितनी शर्तें थी, 3, तो इधर 4 शर्तें मैं हाईलाइट कर दूं, 1 2 3 और 4, और ऊपर कितनी शर्तें थी, 3, 1 2 और 3। इधर एक्स्ट्रा कौन सी है, सिर्फ लाइन जो याद करनी पड़ेगी ये वाली, डन। अब सिनेरियो पढ़ लें कौन सा वाला है, उधर क्या हाईलाइट किया था, एड एग्रीमेंट, इधर पढ़ लें, एनी इनकम रिसीव्ड बाय अ पर्सन, चाइनीज लिखा करने से बात भूल जाती है, एनी इनकम रिसीव्ड बाय चाइनीज इंडिविजुअल्स, एनी इनकम रिसीव्ड बाय चाइनीज इंडिविजुअल्स वर्किंग एज अ, अब हम साउथ अफ्रीका वाली अंग्रेजी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट और एक्सपर्ट ऑन अ प्रोजेक्ट इन पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन अ बायलैटरल, दो मुल्कों के दरमियान माहिदा हो सकता है, और वो मल्टाई बोला करो यार, तुम बड़े हो गए हो यार, हाथों की, छोटे छोटे बच्चे मल्टाई बोल रहे होते हैं, मल्टीलैटरल
टेक्निकल, बोले मल्टीलेटरल टेक्निकल असिस्टेंस एग्रीमेंट बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड अ फॉरेन गवर्नमेंट और पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, होगा। अच्छा, टेस्ट आपका जो है वो सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया वेबसाइट के ऊपर, वो देख लें। और बिजनेस एओपी का अच्छा सा न्यूमेरिकल होगा, बस ये उसकी खासियत है।